हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। और बच्चों इसमें अपन जो लेक्चर नंबर 12 में अपना लास्ट टॉपिक था रैखिक समीकरण निकायों के हल, सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको अपन बच्चों आगे बढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 13 में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप सभी का मैथमेटिक्स गुरु के चैनल में हार्दिक अभिनंदन। और अब अपन बात करेंगे बच्चों क्या, रैखिक समीकरण निकायों के हल। रैखिक समीकरण निकायों के हल। तो बच्चों ये अपन ने लेक्चर नंबर 12 के लास्ट टॉपिक में डिस्कस भी कर चुके थे अपन रैखिक समीकरण निकायों के हल। और उसमें मैंने पहला जो लिया था वो लिया था बच्चों दो चरों व दो रैखिक समीकरण वाला निकाय। दो चरों व दो रैखिक समीकरण वाला दो चरों व दो रैखिक समीकरण का निकाय। इसके अपन ने बच्चों बात कर ली थी। और बच्चों अपन को मालूम है, मैंने आपको यही बताया था कि हल क्या होता है। बच्चों रैखिक समीकरण के हल क्या होता है कि वो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट विच आर लाइज इन ऑल द इक्वेशंस, यानी जितनी भी इक्वेशन आपको दी गई है वो सभी इक्वेशन को क्या करे, वो पॉइंट सेटिस्फाई करे, वो इसका क्या होता है, हल होता है बच्चों। कभी कभी हो सकता है कि एक पॉइंट सेटिस्फाई करे तो उसको बोलते हैं यूनिक हल। ठीक है बच्चों। अच्छा ऐसा हो सकता है कि मान लो एक से ज्यादा पॉइंट यानी अनंत बिंदु हो तो उसे अपन बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हो सकता है ऐसा एक भी बिंदु ना हो तो अपन बोलेंगे इसको नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। तो जैसे देखो दो चरों में दो रैखिक समीकरण निकाय का अपने हल लिया था। तो जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन दे दिया आपको a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और एक दे दी a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है बच्चों। ये दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण का निकाय है। इसमें देखो दो स्ट्रेट लाइन है L1 और L2। ठीक है बच्चों। अब देखो अपन इसके हल निकालने हैं। तो बच्चों अब आप ये देखना कि दो लाइन जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। अच्छा बच्चों एक दूसरे की संपाती हो सकती है, ये लो संपाती ऐसे। ठीक है बच्चों। और वो एक दूसरे को काट सकती है। ये बस तीन ही कंडीशन होगी बच्चों, पहला केस, दूसरा केस एंड तीसरा केस। अब बच्चों देखो पहले केस में बोलो क्या कोई कॉमन आ रहा है क्या, नो, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इसमें बोलो बच्चों हर एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, इसका मतलब अनंत सॉल्यूशन, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा इसमें बोलो बच्चों इसमें कॉमन आ रहा है, हाँ केवल एक ही बिंदु आ रहा है तो इसे अपन बोलेंगे अद्वितीय हल। हिंदी में अपन ये बोलते हैं अद्वितीय हल। ये आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके बच्चों और ये मैंने डिस्कस भी कर चुका लेक्चर नंबर 12 में, लेकिन एक बार फिर से एग्जाम में अपन लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन। फिर बच्चों मैंने आपको ये बोला था कि अब अपन देख के कैसे बताएंगे। जैसे मान लो आपको समीकरण दे दिया, देख के कैसे बताओगे कि इसके कितने हल है। तो वो देख के अपन देखो बच्चों नो सॉल्यूशन, यानी दो लाइंस पैरेलल कब होगी, जब उनके a1 by a2 कंडीशन बोलो बच्चों a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। जब ये कंडीशन होगी तो बच्चों क्या होगा, दोनों लाइंस पैरेलल होगी, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। अपन देख के बोल देंगे क्लियर कट। ठीक है बच्चों। यानी आपको जो क्वेश्चन दिया होगा मेरे बच्चों एग्जाम में, जब आपको क्वेश्चन देगा ऐसे दो क्वेश्चन दे देगा, मतलब दो समीकरण दे देंगे और आपसे बोला जाएगा कि इसके कोई हल विद्यमान नहीं है। तो कोई हल विद्यमान नहीं है तो इसका मतलब दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है बच्चों। अब उसमें आपको एक अननोन क्वांटिटी दे देगा, जैसे b1 की जगह उसने डाल दिया लैम्डा, अननोन अज्ञात राशि लैम्डा देके। अब उसने बोला कि इसके कोई भी हल विद्यमान नहीं है तो लैम्डा का मान ज्ञात करो, या लैम्डा के किस मान के लिए कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो लैम्डा के किस मान के लिए कोई हल विद्यमान नहीं होगा, उस मान के लिए जिसके लिए ये बराबर आता है कंडीशन। अब रेडी माय पॉइंट बच्चों। ठीक है बच्चों। चलो अनंत हल के लिए बोलो क्या कंडीशन होती है, a1 बटे a2
इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। इसके लिए यदि कंडीशन ये फुलफिल हो गई तो क्या हो जाएगा, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और अद्वितीय हल के लिए बोलो बच्चों क्या होगा, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, सिंपल। तो ये क्या जाएगा अद्वितीय हल। तो बच्चों देखो, जब अद्वितीय हल होता है, मान लो आपको दे दिया जाए तो ये इक्वेशन दे दी, ठीक है, और बोला अद्वितीय हल है, तो इसका मतलब x और y के मान ज्ञात करो। तो सिंपल सा अद्वितीय हल होगा तो बच्चों ये कंडीशन फुलफिल करेगी। और आप क्या करते हो, विलोपन विधि लगा के निकालते हो ना 10वीं क्लास में, सीख लो बच्चों, सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, आना चाहिए आपको समझ में, ठीक है बच्चों। तो आप इसको कर सकते हो। चलो अब अपन बढ़ते हैं आगे बच्चों। आगे देखो, आगे मैंने क्या बोला था कि ये तो हो गया अपने पास पहला पॉइंट है ना, दो चरों व दो रैखिक समीकरण का हल। अब बात करेंगे बच्चों अपन क्या, दो चरों व तीन रैखिक समीकरण का हल। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दो चरों, अभी भी चरो दो है, दो चरों व तीन रैखिक समीकरण निकाय के हल, तीन रैखिक समीकरण निकाय के हल। ये देखो तो बच्चों, इसमें देखो चार तो अभी भी दो ही है, एक्स और वाई, लेकिन समीकरण कितने हो गए, तीन, लीनियर समीकरण कितने हो गए, तीन। अब कौन कौन से देखो, जैसे a1x प्लस मेरे बच्चों b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, a3x प्लस b3y इज इक्वल टू c3। ये तीन इक्वेशन दे दी बच्चों, ठीक है। अब इनके मुझे हल निकालना है। हल का मतलब वही कॉमन पॉइंट। तो जब कॉमन पॉइंट के लिए अब तीन लाइन हो गई, L1 L2 L2, तीन लाइन हो गई, ये तीन लाइन हो गई बच्चों, ठीक है। दो चार है और रैखिक है, तो लाइन स्ट्रेट लाइन बनती है बच्चों। ये आपको 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स गुरु ने बताया बच्चों। उस समय मैथमेटिक्स गुरु जीवी सर हुआ करते थे, अब गुरु जी का प्रमोशन हो गया बच्चों। आप सब बच्चों का प्यार यदि ऐसे मिलता रहेगा तो हो सकता है और भी प्रमोशन हो जाए बच्चों। तो बच्चों तीन आपके पास ये तीन लाइंस है, तो पहले अपन ये चेक करते हैं कि तीनों लाइंस कैसे कैसे बन सकती है, कैसे कैसे इनके बीच में रिलेशन बन सकता है। तो ज्योमेट्रिक से देखेंगे बच्चों, तो ज्यामिति से यदि मैं देखूं, ज्यामिति लगाओ एक बार, ठीक है, ज्योमेट्रिक में। तो बच्चों देखो, मे बी पॉसिबल कि तीनों लाइन में से दो लाइन पैरेलल हो जाए, दो लाइन पैरेलल हो जाए और तीसरी इसको कट कर दे, ठीक है बच्चों, पहला केस। बच्चों दूसरा केस में भी पॉसिबल कि तीनों ही लाइन पैरेलल हो जाए, दूसरा केस, ठीक है बच्चों। बच्चों में भी पॉसिबल कि तीनों लाइन संपाती हो जाए, तीनों लाइन, तो ये दो व्हाइट लाइन, ब्लू सॉरी येलो, ये येलो और ये हो गया ब्लू, तो तीनों ही लाइंस क्या हो गई, कोइंसाइड कर गई। तो ये भी हो सकता है तीनों ही लाइन कोइंसाइड कर जाए, संपात हो जाए, ठीक है बच्चों। या फिर चौथा केस क्या हो सकता है कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे काट करती हो जाए, ऐसे L1 L2 L2। इसके अलावा कोई चौथा केस हो सकता है क्या बच्चों? नहीं। तो ये तीन लाइन के चार केस है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। हो सकता है दो लाइन पैरेलल हो, कोई सी भी हो, ये जरूरी नहीं L1 L2, कोई सी भी दो लाइन पैरेलल हो, तीसरी उस पे कट करे। या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों पैरेलल हो, या फिर तीनों संपाती हो, या फिर ऐसे, ठीक है बच्चों। अब आओ देखते हैं कॉमन। बोलो बच्चों इसमें कोई कॉमन है क्या? अरे बोलो बच्चों कॉमन है क्या? ऐसा कोई पॉइंट जो तीनों ही लाइंस पे लाइन कर रहा हूं? नहीं। इधर वाला पॉइंट इधर लाइन नहीं करेगा, इधर वाला पॉइंट इधर लाइन नहीं करेगा, तो इसका मतलब कोई पॉइंट नो कॉमन, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। अब रेडी में बच्चों, अच्छा ये देखो, तो तीनों लाइन पैरेलल है तब भी बोलो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बच्चों जब ये तीनों कोइंसाइड कर जाए यानी संपाती हो जाए तब बोलो, तो सारे ही पॉइंट्स कॉमन है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आगे हमारे बच्चों, अच्छा इसमें बोलो कितने कॉमन है? केवल एक ही पॉइंट, तो इसका मतलब ये कौन सा सिचुएशन हो गया? यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों।
जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट यानी संगत हल। उसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, संगत हल। तो इसे अपन बोलेंगे संगत हल। ठीक है, ये कंसिस्टेंस हो गया, इंग्लिश में से कंसिस्टेंट बोलते हैं और हिंदी में अपन इसे संगत हल बोलेंगे। आगे बढ़े भाई बच्चों, तो ये इसके 4 केस हो गए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो ये जो आपने देखा होगा कि 3 लाइन जब एक पॉइंट को काटती है, मैंने आपको बच्चों 11वीं क्लास में सिखाया है कि 3 लाइन जब एक दूसरे को काटती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये तीनों लाइन कॉन्करेंट हो जाती है। क्या होती है बच्चों, ये कॉन्करेंट, कॉन्करेंसी कंडीशन हो जाती है, संपाती। तीनों लाइंस संपाती होगी तो उसका प्रतिबंध। तो बच्चों देखो जब तीनों लाइन संपाती होती है तो उसके सामने का मान क्या होता है, 0। ये आपको 11वीं क्लास में स्ट्रेट लाइन में सिखाया है। जब 3 लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काटती है तो वो तीनों लाइन कॉन्करेंट हो जाती है। और कॉन्करेंसी की कंडीशन क्या होती है कि उनके चरों का गुणांक कर सारणी का मान, उनके चरों के गुणांक तथा अचर पद से बनी सारणी का मान 0 हो जाता है। अचर पद तो देखो बच्चों उनके चरों के गुणांक, तो चरों के गुणांक कितना है, a1, चरों का गुणांक कितना है a1, यहाँ कितना है a2 और यहाँ कितना है a3। इधर बोलो चरों का गुणांक b1, b2 और b3। अब ये तो चरों का गुणांक हो गया। फिर अचर पद कितना हो गया, इस c1 को इधर लेके आओ स्ट्रेट लाइन के लिए बच्चों, अपन ये लिखते थे ना, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होती थी ax + by + c = 0, ऐसे हुआ करती थी। तो यानी ये इधर आएगा तो -c1, तो यहाँ लिखोगे -c1 -c2 -c3 = 0। यानी चरों के गुणांक तथा अचर पद से निर्मित सारणी का मान क्या होता है, 0। कब, जब तीनों लाइंस कॉन्करेंट हो, तो ये प्रतिबंध हो गया। आगे हेड में बच्चों, अब देखो बच्चों अब देखो ये नो सॉल्यूशन, यानी 2 लाइंस पैरेलल हो बच्चों, कोई भी 2 लाइंस। अब ओरली आप बोलो बच्चों, जब पैरेलल होती है तो बोलो पैरेलल के केस में क्या होती है, तो पैरेलल के केस में आप क्लियरली देख लोगे a1/a2, जैसे मान लो मैंने ये L1 L2 लिया, L1 L2 पैरेलल है, इसका मतलब a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होगी। और रेडी में बच्चों, तो जब आपको 3 कंडीशन तीनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो बच्चों अब आप उसमें चेक कर सकते हो ना बच्चों, अपने विवेक से चेक कर लेना बच्चों, पहली लाइन दूसरी लाइन में रिलेशन देख लेना, यदि ये बन रहा है ये नहीं बन रहा तो समांतर नहीं है। फिर पहली तीसरी में देख लेना, ये बन रहा है तो समांतर नहीं है। अच्छा दूसरी और तीसरी में भी देख लेना, ये बन रहा है तो समांतर नहीं है, मतलब ये बन रहा है तो समांतर है, ये नहीं बन रहा है तो समांतर नहीं है। आगे में बच्चों, और 3 में से कोई भी 2 समांतर हो गई तो नो सॉल्यूशन। आगे में बच्चों, अच्छा तीनों ही समांतर हो गई, तो तभी भी नो सॉल्यूशन। मतलब तीनों में से कोई भी 2 समांतर प्रूफ कर दो, नो सॉल्यूशन, खत्म कहानी। आगे में बच्चों, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, पहला और दूसरा केस तो बहुत सिंपल है। तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब तीनों ही लाइन एक जैसी हो, तीनों लाइन एक जैसी का मतलब कि यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये और ये केस दोनों के लिए। फिर तीसरे, पहले और तीसरे के लिए लगा लो a1/a3 = b1/b3 = c1/c3। अब ये शायद देखने का होगा, दिख रहा है बच्चों नीचे, हाँ नीचे का नहीं दिख रहा बिल्कुल। तो बच्चों ये जो देखो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो आपके जो तीनों केस है ना, तीनों लाइंस, ये तीनों लाइंस एक ही लाइंस होगी, तो तीनों लाइंस एक ही लाइंस होगी तो सबके रेशियो सेम होंगे, यानी यहाँ पे C1 C2 का भी रोल होगा, यहाँ पे C1 C2 नॉट इक्वल होते हैं समांतर के केस में, ये 2। बच्चों समझ में आ गया? तो अब इसको तो अपन क्लियरली बोल देंगे स्पष्ट देख के, ठीक है बच्चों। अब जब अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो केवल आपको यही करने हैं, आपके बोर्ड में तो बच्चों केवल प्लेन का आएगा, ये भी नहीं आएंगे दोनों, ये तो बस समझाने के लिए ऐसे कर दे बच्चों। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 2 चरों में 3 रैखिक समीकरण निम्न है और यहाँ पे b2 की जगह मैंने लैम्डा डाल दिया और आपसे बोल दिया कि यदि इसके अद्वितीय हल है तो लैम्डा मान ज्ञात करो, या लैम्डा के किस मान के लिए अद्वितीय हल है, तो बच्चों अब आप उसके सारणी का मान 0 रख दो ना, लैम्डा माना जाएगा। मेरे बच्चों समझ में आया? बोलो बच्चों, आई बात समझ में? अरे मेरे बच्चों बोलो, हाँ ना तो बोला करो बच्चों, आया कि नहीं आया?
आया। वेरी गुड बच्चों, समझ में आया बच्चों ना कैसे अपन को। तो बच्चों इसको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के अच्छे से लेना बच्चों ये, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर नंबर 12 में बताया, लेक्चर नंबर 13 में फिर बता दो बच्चों, रैखिक समीकरण निकायों के हल में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई सा भी बोर्ड क्यों ना हो, कि वो आया नहीं हो। एक तो क्वेश्चन आएगा आएगा बच्चों। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं ठीक है बच्चों, तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखो बच्चों। एक एक चीज अब, क्योंकि जो तीसरा जो आएगा जहां से मैक्सिमम पूछ, जिसमें 90% चांस है कि उसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 90 क्या मैं बोलूं 99% चांस है कि अब जो तीसरा अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या है, 3 चरों व 3 रैखिक समीकरण निकालोगे हम, 3 चरों। अब 3 चर देखो बच्चों, अब आप 12वीं में आगे बढ़ोगे वेक्टर 3D, वेक्टर 3D में वेक्टर 3D क्या होता है जिसमें 3 चर होते हैं, तो उसकी बात पहले अपन कर लेते हैं। हालांकि मुझे पहले वो करना चाहिए था तब जाके मैं इसकी बात करता, लेकिन कोई नहीं बच्चों, मैं आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके समझ में जाएगा, वहां पे आपको 2 बार समझ में जाएगा। क्या बच्चों सोच रहे होंगे क्या बोल रहे हो, ऊपर से जा रहा है हमारे गुरुजी, जो भी बोलो हमारे लेवल का बोलो। तो बच्चों मैं आपके लेवल की ही बात कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, कि अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे 3 चरों व 3 रैखिक समीकरण निकायों के हल। और ये बोल रहा हूं मैं कि जो अपन पढ़ेंगे उसका 90% आता ही आता है, 90% चांस है कि उसी में से कुछ आएगा। ठीक है, अरे बेटा मैं बोलना चाहूं, चलो अब और वो अपन कहां पढ़ेंगे, 12th क्लास के आपके एक्सरसाइज 13, एक्सरसाइज 14, वो सेम वही है बच्चों, वेक्टर और 3D। ठीक है, क्योंकि 3 चर वेक्टर 3D में जाते हैं ना, 3 चर स्पेस में। चलो बच्चों, तो उसको अपन देखते हैं। चलो बच्चों आओ, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना तीसरा पॉइंट, और इसी पॉइंट से आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों आओ 5.2 को उड़ाते हैं और अपने भी क्वेश्चन करते हैं। क्या है, 3 चरों व 3 रैखिक समीकरण निकाल के हल, 3 रैखिक समीकरण, 3 रैखिक समीकरणों के 3 रैखिक समीकरणों निकाय। ठीक है बच्चों, 3 चरों व 3 रैखिक समीकरणों, 3 रैखिक समीकरणों निकाय के हल। तो 3 चर कौन कौन होते हैं बच्चों, x y z। ठीक है बच्चों, जैसे 3 चर ले लिया तो किसकी बात करें अपन, 3D में, किसकी बात करें, 3D में। ठीक है बच्चों, 3D की बात करें। ओके चलो, तो देखो बच्चों आपको दे दिया a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, ये हो गए 3 चर हो गए और एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और ऐसे a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d। तो बच्चों ये आपके पास 3 है। और बच्चों अभी आपने बोला कि सर पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में तो आपने ज्योमेट्री बता दी कि ये ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन की है। अब बच्चों ये क्या होगी, तो कई बच्चे बोलेंगे कि ये 3D की स्ट्रेट लाइन है। अरे बच्चों 3D की कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, 3D में जो ये समीकरण होता है ना, ये किसका होता है, समतल का। ये समतल है बच्चों, ये समतल का समीकरण है। तो ऐसे कितने समतल बन गए, और समतल को बच्चों मैं P से दिखाऊंगा, तो P1, ये दूसरा P2 समतल, और ये P3 समतल, तो 3 समतल हो गए। ठीक है बच्चों, कितने समतल हो गए, 3 समतल हो गए। अब तीनों समतल में इसका हल का मतलब क्या है बच्चों, हल का मतलब ये है कि तीनों समतल में कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है। और बेटा मैं बोलूं तो हल वो हल हो जाएगा। यदि एक पॉइंट ही है, ऐसा एक पॉइंट है जो तीनों में कॉमन है तो एक हल, ऐसे अनंत पॉइंट है तो अनंत हल,
ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है तो नो सॉल्यूशन। समझ आए बच्चों? तो ये चीज अपन को पहला अपन ने समझा। ठीक है बच्चों, चौक ले लेते हैं। तो ये बात समझ आ गई बच्चों आपके। चलो अब बच्चों देखो इसके जो हल निकालते हैं अपन, चलो मैं आपको पहले छोटी सी समतल की बात बता देता हूँ बच्चों। तो देखो बच्चों पहले अपन ज्योमेट्री देख लेते हैं इसकी, पहले ज्योमेट्री, फिर उसके बाद में हल करने के तरीके देखेंगे ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री देखो बच्चों, ठीक है, क्या क्या केस हो सकते हैं। तो बच्चों देखो क्या क्या केस हो सकते हैं। मे बी पॉसिबल कि दो समतल पैरेलल हो, समतल 1, ठीक है बच्चों, और समतल 2। बच्चों तीन समतल में हो सकता है कि दो समतल आपस में क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है बच्चों, वही केस। तो और तीसरा समतल की पोजीशन कैसी भी हो, ठीक है। बस अपन ने दो समतल देखे पैरेलल। तो बच्चों दो समतल पैरेलल होंगे तो उनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा। जैसे कोई भी दो समतल ले लिया मैंने, ये P1 P2 ले लिया, इसका नाम दे दिया मैंने P1 और इसका नाम दे दिया मैंने P2। अब ये दो समतल पैरेलल है तो इसका मतलब वही स्ट्रेट लाइन से बोल देंगे कि A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 नॉट इक्वल टू D1 बटे D2। ये नॉट इक्वल होना चाहिए। तो अब ये क्या जाएंगे, समांतर। तो दो समतल समांतर होंगे, उसी कंडीशन ये थी। आर वेडे में बच्चों, ठीक है। चलो तो ये पहला केस। अच्छा बच्चों जब दो तीन समतल है, तीन में से दो पैरेलल हो गए। जब दो पैरेलल हो गए तो अब कोई कॉमन आया है क्या, नहीं। तो तीन समतल में से तीन, यदि अपन क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने, यदि तीनों समतलों में से, यदि तीनों समतलों में से, यदि तीनों समतलों में से कोई दो समतल, कोई दो समतल समांतर हो, कोई दो समतल समांतर हो तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा। अब रेडी में अपन बच्चों, और आप इससे सेटिस्फाई हो, कैसे अपन निकाल सकते हैं, ऐसे कंडीशन ऐसे चेक कर लेंगे। कोई भी दो समतल होगी, पहला पॉइंट क्लियर बच्चों। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि दोनों समतल क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। समतल एक, ठीक है बच्चों, P1, ये P1 समतल है और P2 समतल इसी के अंदर आ जाए, संपात हो जाए, ठीक है बच्चों, कोइंसिडेंट जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं, इसी के अंदर आ जाए। पैरेलल नहीं, इसी में आ गया, ठीक है बच्चों, इसी के अंदर। तो इसको बनाने के ऐसे 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 कर, ये एक ही है ना बच्चों, एक संपात है। तो जब ये कंडीशन होगी तो बोलो बच्चों इसमें क्या जाएगा, सेम स्ट्रेट लाइन से बोलो। जब स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन संपाती होती है तो बोलो क्या रिलेशन बनता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब ये C1 बटे C2 क्या होता था वहां पे स्ट्रेट लाइन में, अचर राशि ना, लेकिन यहाँ पे तो ये तीसरा अचर है। अब अचर राशि क्या है, D1 बटे D2। जब ये रिलेशन बन जाए तो बच्चों क्या जाएगा, ये कि दोनों क्या जाएंगे, समप्राप्त हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब देखो अब आपके पास पहला, अब देखो इसमें क्या देगा कि यदि, दूसरा पॉइंट है ना, यदि तीनों समतलों में से, यदि तीनों समतलों में से, यदि तीनों समतलों में से कोई दो समतल, कोई दो समतल, कोई दो समतल संपाती हो, संपाती हो, तब तीसरे समतल पे विचार, तब तीसरे समतल को देखेंगे, तब तीसरे समतल को देखेंगे। बच्चों चाहिए, यदि आपसे बोल दिया जाए, यदि ऐसा दिया हो
यदि तीनों समतलों में से कोई दो समतल समांतर हो गए तब तो कोई तीसरा समतल देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बोलो कोई हल विद्यमान नहीं है। समझ आया बच्चों? लेकिन यदि तीनों समतलों में से कोई दो समतल संपाती हो तब तीसरे समतल को देखेंगे। ठीक है, अब तीसरा समतल यदि क्या पोजीशन हो गया, यदि तीसरा समतल भी मतलब तीसरा समतल समांतर हो गया, जैसे बच्चों देखो अपन पूरा ऐसे बता रहे हैं कि मेरे सारे प्यारे बच्चों को अच्छे से इसको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये तो था अपना क्या, दो समतल संपाती। तीसरा समतल भी बच्चों क्या हो जाए, तीसरा समतल यदि इनके समांतर हो गया, ये बच्चों तीसरा समतल यदि समांतर हो गया तो क्या बोलेंगे फिर, नो सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। और बेटे में पढ़ बच्चों, यदि तीनों समतलों में से कोई दो समतल संपाती हो तब तीसरे समतल को देखेंगे। तीसरा समतल यदि दिए गए समतल के क्या हो गया, समांतर हो गया, तब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। समान, अब देखो अब इनमें रिलेशन क्या बच जाएगा बच्चों, अब आप तो ये कंसीडर करो कि ये दो नहीं है एक ही है भाई, ये दो समतल संपाती है तो इसका मतलब एक इक्वेशन बनेगी। अब एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब समांतर होने की कंडीशन, दो समतलों के समांतर होने की कंडीशन ये चेक कर लो। अच्छा आपको क्लियर दिख जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, जब ऐसे होगा तो नो सॉल्यूशन। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि दो समतल संपाती है और तीसरा इनको कट कर रहा हूं, तीसरा बच्चों इनको क्या कर रहा हूं, कट कर रहा हूं। ठीक है, तीसरा समतल ऐसे कट कर रहा हूं, तो बच्चों तीसरा समतल ऐसे कट करेगा तो यहां कट करेगा इसको ऐसे। ठीक है, तो जब तीसरा समतल इसको कट करेगा तो इसका मतलब अब इस पॉइंट पे ये एक लाइन बनेगी। दो समतल जो आपस में काटेंगे तो जहां काटेंगे वहां एक लाइन बनेगी, और एक लाइन पे कितने बिंदु है, अनंत बिंदु। तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मेरे बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया बच्चों? अरे बच्चों समझ में आ गया ना। चलो बच्चों अब तीसरा केस क्या हो सकता है, तो तीसरे समतल को देखेंगे। तो पहले समतल देखा कि तीसरा वाला जो समतल था वो दिए गए समतलों के समांतर थे, दिए गए समतल को प्रतिच्छेद कर रहा था। अब प्रतिच्छेद कब करेगा बच्चों, जब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, मैंने बताया नहीं क्या बच्चों आपको। तो ये देखो बच्चों, तीसरा दूसरा पॉइंट और जनरल पॉइंट लिख देता हूं, जनरल बिंदु जो मैंने आपको बताना भूल गया मैं। जनरल पॉइंट क्या है कि दो समतल, ये कोई दो समतल है। ठीक है बच्चों, दो समतल आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। तो बच्चों देखो ये दो समतल आपस में कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस लाइन पे है ना। ऐसे प्रतिच्छेद करेंगे तो एक लाइन कटेगी ना बच्चों, दो समतल आपस में काटेंगे तो एक लाइन। तो बच्चों दो समतल जब आपस में काट रहे हैं तो इनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा बच्चों, तो ये रिलेशन आ जाएगा क्या, देखो A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। जब ये कंडीशन होगी ना बच्चों तब दो समतल क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे कट करेंगे। समझ आया बच्चों? तो जब ये कंडीशन होगी तो इन समतलों के बीच में ये वाली कंडीशन बनेगी। समझ आया बच्चों? चलो अब बच्चों देखो इसी में मैं थोड़ा सा और अच्छे लेवल की बात करता हूं, एडवांस। करें क्या, चलो वो क्वेश्चन में करता है, अभी ज्योमेट्री कर रहे हैं तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब बच्चों तीसरा केस देखो, तो बच्चों ये वाला केस समझ में आ जाएगा कैसे, कि जब दो समतल संपाती है तो तीसरा समतल उसको काटेगा, तो वो कैसा केस बनाओगे आप, ये वाला केस। यदि ऐसा केस हो गया तो अपन बोलेंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगले में पढ़ बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, आपको आना चाहिए मेरे बिल्ला लो समझ में। देखो बच्चों अच्छे से देखो, चलो अब देखो तीसरा भी, यदि बच्चों देखो दो समतल देखे मैंने, दोनों संपाती हो गए, दोनों क्या हो गए, संपाती हो गए। तीसरा भी क्या हो गया, संपाती हो गए। तीनों ही संपाती हो जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएंगे, वापस से इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। घबराओ मत बच्चों, वापस से आएंगे पर इसको देखेंगे अच्छे से करेंगे। तो ये अपने पास पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और जनरल पॉइंट, ये आपको याद रखने हैं बच्चों,
ये बहुत अच्छी चीज है बच्चों। देखो समझ में आया नहीं है? चलो बच्चों, अब बच्चों देखो क्या है, समझ में आ गया बच्चों ये? चलो अब देखो बच्चों, समतल की खतरनाक वाली बातें, खतरनाक वाली बातें करते हैं। देखो कौन सी खतरनाक बातें करेंगे कि देखो बच्चों कि ये तो अपन ने क्या किया, इसलिए जब यदि तीनों समतलों में से कोई दो समतल समपाती हो। अब बच्चों आपसे बोला जाए कि तीनों ही समतल, ना तो तीनों समतल में कोई भी दो समतल समांतर नहीं है ना समपाती है, ठीक है, तब उनमें क्या नेचर होगा, ठीक है बच्चों? तब देखो अब आपसे क्या बोला गया कि ज्योमेट्री बनाते हैं। पहले लिख देता हूं मैं, भाषा में लिख देता हूं क्या है। आईने के सौ टुकड़े दिल को हमने देखे हैं, भीड़ में भी तन्हाई में हम भी अकेले हैं। बच्चे देखो गाने पे फोकस नहीं, इस पे देखेंगे। तीन समतल है ना बच्चों, तीनों समतलों में कोई समतल, तीनों समतलों में कोई समतल ना समांतर है और ना ही संपाती है, ये लो तीनों समतलों में कोई भी समतल, तीनों समतलों में कोई भी दो समतल ना समांतर है और ना ही संपाती है, तब बच्चों क्या होगा, तब देखो रिलेशन कैसे बनेगा। तब बच्चों देखो दो कंडीशन होगी इस वाले केस में, आपको दो कंडीशन बनेगी समतलों की। कौन सी? पहली कंडीशन क्या होगी कि तीनों समतल प्रतिच्छेद करेंगे। देखो पहली कंडीशन क्या होगी कि तीनों समतल, मैं बना देता हूं पहले तीनों समतल। पहला समतल है P1, पहला समतल। दूसरा समतल ये हो गया दूसरा समतल P2। इसको अच्छे से पॉलिश कर देते हैं बच्चों इसकी। ठीक है बच्चों, समतल ये दूसरा समतल हो गया, ठीक है। ये कट रहे, ये देखो ये कट गया ना इस लाइन पे, ये दोनों समतल ने काटा इस लाइन पे, और इसी लाइन से बच्चों देखो क्या हो गया, तीसरा समतल हो गया। ये ऐसा, ये हो गया P3। तो बच्चों जब तीनों समतलों में से कोई भी दो समतल ना समांतर ना संपाती होंगे तो उनकी एक कंडीशन क्या बन जाएगी, ये वाली P1 P2 P3। ऐसे भी तो सकते हैं बच्चों। अब इनमें से क्या आपको कोई दो समतल समांतर दे देंगे। देखो बच्चों ये मैंने आपको दिखाया है, चित्र बनाया। अब आप मुझे बताओ इनमें से ये दिख तो रहा है ना आपको, और मेरे बच्चों आपको दिख रहा है ना अच्छे से। चलो मैं आपसे क्या कह रहा हूं बच्चों, ये जो अपनी गीता लगी है स्टैंड में बच्चों, सॉरी बच्चों देखो भगवत गीता बच्चों, ये जो तीन समतल है, क्या इन तीन समतलों में से आपको दिख रहा है कोई भी दो समतल समांतर है क्या? नहीं है। संपाती है क्या? नहीं। तो ये कंडीशन हो गई ना। अरे हाँ जी, एक कंडीशन ये बन गई। अब इसमें आप देखो कि तीनों समतल कहां से गुजर रहे हैं, एक रेखा से। तीनों समतल कहां से गुजर रहे हैं, एक रेखा से होके गुजर रहे हैं। ये रेखा पे कट कर रहे हैं, ये रेखा पे कट कर रहे हैं। जब ये रेखा पे कट करेंगे तो बच्चों अब इसका देखो ये फैमिली ऑफ समतल हो गया, फैमिली ऑफ प्लेन। तो इसको अपन बोलेंगे फैमिली ऑफ प्लेन। जैसे फैमिली ऑफ
सर्कल पढ़ते आए, फैमिली ऑफ लाइन पढ़ते आए, फैमिली ऑफ हाइपरबोला, फैमिली ऑफ एलिप्स, ऐसे बच्चों ये हो गया फैमिली ऑफ प्लेन्स। यानी अब अपन इसको क्या लिखेंगे कि कोई भी दो ले लो, P1 P2, तो P1 P2 को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा से होके गुजरेगा P3 P4 P5, ऐसे अनंत निकलेंगे। कितने गुजरेंगे? अनंत। तो अब मुझे उसको एक सिंगल टर्म में लिखना है, तो इस P3 को बच्चों मैं क्या लिखूंगा? अब ये याद कर लो, जिस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा वो याद रख लो इसको, क्योंकि ये आपके 3D में काम आएगा। 3D प्लेन पढ़ाएंगे तब उसमें अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप केवल ये याद रखो कि यदि ऐसा कंडीशन हो, तीनों समतल एक ही लाइन से होकर गुजरे, एक ही लाइन में प्रतिच्छेद करे, तो उनमें से कोई भी एक समतल का समीकरण अपन किस प्रकार लिख सकते हैं? फैमिली ऑफ प्लेन से। तो P3 इजिकल टू क्या जाएगा? लैम्बडा P1 प्लस म्यू P2, दो अचर हो जाएंगे, ये लैम्बडा P1 प्लस ये म्यू P2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये बन गया आपका समीकरण। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को आपको। यदि ये बस ये याद ही रखना बच्चों, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो केवल याद रखना, 3D में काम आएगा। अभी इसमें मैं केवल फाउंडेशन जो टॉपिक होंगे उसमें कवर कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तीनों समतल में से कोई भी समतल ना समांतर ना एक संपाती होंगे, तो एक कंडीशन ये होगी। अब इस कंडीशन में देखा कि तीनों समतल एक लाइन से होकर गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई भी दो समतलों को लैम्बडा म्यू के रूप में लिखेंगे तो वो तीसरे समतल का समीकरण आ जाएगा ऐसे। ऑलरेडी मैं पढ़ बच्चों, चलो ये तो हो गया पहला केस, तीनों समतल ना कोई समतल समांतर ना है, उसका पहला केस। अब बात करेंगे दूसरा केस, इसी भाषा का दूसरा केस। तो तीसरा पॉइंट का पहला पॉइंट ए हो गया। अब बात करेंगे अपन दूसरे पॉइंट की। अब बच्चों देखो इसमें बता दो कितने कॉमन पॉइंट है, चलो इसके आगे बता दो। देखो बच्चों, बोलो बोलो, जब ऐसा केस बनेगा तो बताओ इसके हल कितने हो गए? अरे बोलो बच्चों, किसी बच्चे ने आंसर दिया शायद, मैंने सुना। हाँ, क्या दिया? नो सॉल्यूशन। अरे नहीं बच्चों, नो सॉल्यूशन नहीं, अनंत। एक लाइन बनी ना, अरे क्या बनी? एक लाइन, यानी ये तीनों में कॉमन क्या है? एक रेखा, और रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु। इसका मतलब कितने सॉल्यूशन इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यही तो याद रखना है अपन को। अरे बच्चों, अपने जो अभी जो अपन पढ़ रहे रैखिक समीकरण के हल, तो वो क्वेश्चन कैसे पूछता है? ऐसे देके बोला जाएगा कि इसके कोई इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ज्ञात करो लैम्बडा का मान, तो वो कंडीशन अपन से पूछी जाएगी, तो उसके लिए अपन ने ये चित्र बनाया। तो इस वाले केस में भी हल कितने आएंगे? इनफाइनाइट हल। चलो दूसरा केस देखो, पहला हो गया बी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन देखो, दूसरी सिचुएशन बच्चों देखो ऐसे बनेगी, पहला समतल हो गया P1, दूसरा समतल हो गया P2, ये दूसरा समतल हो गया, और ये दोनों कहां पे कटे? एक लाइन पे, ये लाइन पे कटे, ठीक है बच्चों। ये अपने पास P1 हो गया, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। अब गणित में अपन बच्चों, अब ये हो गई ये लाइन। अब तीसरा बच्चों बोलो, क्या ये दो समतल समांतर है क्या? नहीं। क्या ये संपाती है क्या? नहीं। अब तीसरा समतल बच्चों क्या हो जाएगा? तीसरा समतल इस लाइन के समांतर हो जाए, यानी तीसरा समतल क्या हो जाए? तीसरा समतल इस लाइन के समांतर, यानी जो तीसरा समतल ऐसे ऐसे कट रहा था ना बच्चों, ये ऐसे कट रहा था ना, अब इसको मैं ऐसे ले जाऊं, ऐसे कैसे, यानी तीसरा समतल क्या हो जाए? ऐसे हो जाए। ऑलरेडी मैं कौन बच्चों समझ में आया ये तीसरा समतल क्या है? यानी ये जो तीसरा समतल है ना बच्चों अपने पास P3, वो P3 इस लाइंस के समांतर होता है। बस ऐसे, पहले ऐसे था ना ये समतल, अब ये ऐसे आ गया, यानी ये लाइंस के क्या आ गए? समांतर। समझ आया बच्चों? यानी ये लाइंस
और ये समांतर। अब गणित में अपन तो अब बोलो क्या ये P3 इसके समांतर है क्या? नहीं। क्या ये P3 P2 के समांतर है क्या? नहीं। क्या ये P3 P1 के संपाती है क्या? नहीं। कुछ भी कंडीशन नहीं है, केवल ये लगा है। हाँ ना बच्चों, समझ में आया ना? इसका मतलब अब देखो बच्चों, आप 3D जब 3D आएगा ना तब देखना कितना और भयानक लगे बच्चों। तो ये चीज बन गई, समझ में आया बच्चों? अब जब ये चीज बनी तो अब इसमें अपन को क्या चेक करना है? ठीक है बच्चों, तो पहली चीज तो बताओ, क्या इसमें कोई सॉल्यूशन? बोलो बच्चों, क्या इन तीनों प्लेन में कोई कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, क्योंकि जो यहाँ पे कॉमन है वो यहाँ कॉमन थोड़ी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। ये क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। अब बच्चों देखो आपके सिर दर्द होने लगेगा बच्चों, ये तो मैं अभी ज्योमेट्री से बता रहा हूँ, अभी आपको इक्वेशन से पहचानना है, समीकरण देख के पहचानना होगा। मैं बच्चों देखो क्या है, एक लाइन लिखी, तीनों समतल में से कोई भी दो समतल ना समांतर है ना ही संपाती है। तो अब इस वाले केस में एक बार तो आ रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक बार आ रहा है नो सॉल्यूशन। कब इनफाइनाइट आएगा, कब नो सॉल्यूशन आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा? जब ये वाली कंडीशन बन रही हो, यानी तीनों समतल एक ही लाइन से कब प्रतिच्छेद कर रहे हो, और जब ये लाइन हो और लिख दिया नो सॉल्यूशन, ये कब आएगा? जब ऐसा कोई केस बनेगा बच्चों। और गेट माय पॉइंट बच्चों, अब इस वाले केस में और इस वाले केस में कैसे अपन डिफरेंस करेंगे कि ये बनेगा कि ये बनेगा? हाउ कैन वी डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिचुएशंस? और गेट माय पॉइंट बच्चों, तो इसको अपन देखो कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन समझो, एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका कि ये कब होगा, ये कब होगा, कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे इक्वेशन देख के। तो बच्चों देखो आपको इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू b1। ये आपको दे रखे a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d2। बच्चों ये कोई देखो अपना वो तो चले ना मूवी बाहुबली पार्ट 1 बाहुबली पार्ट 2 कि बाहुबली पार्ट 1 में कटप्पा के पन्ने चक्कू वो तलवार घुसा दी और फिर बोला उसको आगे के पार्ट में देखो। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कोई सस्पेंस अपन रखेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें अपन अभी कवर करेंगे बच्चों, चिंता मत करो इसी लेक्चर में। बस आपको धैर्य बनाते हुए ये लेक्चर को पूरा सुनना है मेरे लालो, पूरा सुनना है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 इक्वेशन है। अब ये 3 इक्वेशन से मुझे पहचानना है कि कब मैं इसको, हाँ ये 3 इक्वेशन में ये जरूर होना चाहिए बच्चों, ये तीनों इक्वेशन की कंडीशन में ये जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाके अपन इसको फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब बच्चों अपन क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों अपन क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे किसके साथ? लैम्डा के साथ। किसके साथ गुणा कर देंगे? लैम्डा के साथ। और इसको गुणा कर देंगे अपन किसके साथ? म्यू के साथ। तो जब इन दोनों से क्या बनेगा बच्चों? तीसरा बनेगा। देखो P3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? तो अब आओ बच्चों, अब अपन क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा आओ बच्चों मैं क्या लिखूंगा? देखो a1 लैम्डा फिर प्लस a2 म्यू, यानी x के गुणांक बराबर इस x के गुणांक के a3 के होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पहली सिचुएशन तो ये बन जाएगी। जब ऐसी कोई कंडीशन होगी इस समीकरण में जब अपन फुलफिल करेंगे, ना समांतर ना संपाती होंगे, तब अपन ने एक को लैम्डा से गुणा करा, एक को म्यू से गुणा किया और ये कर लिया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये भी अपन देखो ये वाली कंडीशन होगी, इसमें चेक करेंगे, उसके बाद भी अपन एक चीज और चेक करेंगे, वो मैं भी नहीं बता रहा, अभी रुको आप वेट करना, मैं केवल बस ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये दोनों चीज कब अपन ये बोलेंगे, कब अपन ये बोलेंगे, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद देखना आपके जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। a1 लैम्डा प्लस a2 म्यू इज इक्वल टू a3। ठीक है बच्चों, b1 इसी प्रकार बोलो b1 लैम्डा प्लस b2 म्यू इज इक्वल टू b3। बच्चों अब आप क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना। तो जब ये दोनों इक्वेशन से जब आप सोल्व करोगे तो लैम्डा और म्यू का मान आ जाएगा, लैम्डा म्यू का मान आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा बच्चों, लैम्डा और म्यू का मान आ जाएगा इन दोनों को हल करने पे। बच्चों इन दोनों को हल करने पे लैम्डा म्यू का मान आ गया। अब तीसरी जो इक्वेशन बनेगी, तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी? c1 लैम्डा प्लस c2 म्यू इज इक्वल टू c3। बच्चों ये लैम्डा और ये म्यू का मान जब आप इसमें रखोगे, यदि LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर क्या आ गया? RHS,
यदि LHS बराबर RHS आ गया तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि ये तीनों समतलों की ऐसी भी कंडीशन बन सकती है और ऐसी भी कंडीशन बन सकती है। इसका मतलब ये दोनों ही कंडीशन के लिए इतना तो हमको करना ही पड़ेगा। आर गेट माय पॉइंट बच्चों? क्या समझाया मैंने कि ये दोनों कंडीशन के लिए अपन को स्टेप तो इतनी करनी ही पड़ेगी। अपन क्या करेंगे, इसको लैम्डा से गुणा करेंगे, इसको म्यू से गुणा करेंगे और a1 लैम्डा पहले दोनों में निकाला, फिर लैम्डा म्यू का मान निकाल लिया, फिर तीसरे वाले से सेटिस्फाई कराया, यदि LHS बराबर RHS हो गया तब तो ये दोनों कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन बनेगी। ये श्योरिटी है, पर इतना करने पे ये श्योरिटी हो गई कि ये दोनों में से एक कंडीशन बनेगी। बच्चों यदि इतना करने पे ये LHS बराबर RHS नहीं आया तो फिर क्या होगा, फिर देखो बच्चों क्या होगा। तो उसको अभी मैं आप ज्यामिति बना देता हूं इसी में। मेरे लालो ओ मेरे लालो, बच्चों क्या कह रहा हूं मैं आपसे ही कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं बच्चों? ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं ये जब बच्चों देखो LHS बराबर RHS नहीं आया, आ गया जब तो ये बनेगा और ये बनेगा, कोई भी दो इनमें से होगा, वो भी अपन चेक करेंगे। उससे पहले यदि बराबर नहीं आया तो फिर क्या बनेगा, तो फिर बनेगा बच्चों सिंपल सा ये एक समतल ये हो गया, एक समतल ये हो गया, ठीक है। दूसरा समतल ये हो गया, तीसरा समतल ये हो गया, और ये एक पॉइंट हो गया जिसे अपन बोलते हैं ओरिजिन। अब बच्चों देखो ये ओरिजिन, मैं ओरिजिन की बात नहीं कर रहा, ये तो समघाती में होता है, मैं तो बस केवल बता रहा हूँ, चित्र बना के समझाया बस मैंने आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कि जब ये कंडीशन LHS बराबर RHS नहीं होगी और इसमें ये कोई कंडीशन नहीं लग रही है तब जाके ये ऐसा कंडीशन बनेगी। और इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन है, तो इस पे भी इस पे भी इस पे भी आ रहा है, तो केवल एक ही पॉइंट्स कॉमन है, ओनली वन पॉइंट, only one point are common, only one point are common। इसका मतलब अब कितने सॉल्यूशन होंगे, अब कितने सॉल्यूशन होंगे, अद्वितीय हल, केवल एक हल, जिसे अपन बोलते हैं संगत हल। इसे क्या बोलेंगे अपन, यूनिक हल, जैसे अपन बोलेंगे संगत हल। अभी पहचान लेंगे बच्चों, मैं कंडीशन सब बता दूंगा आपको, चिंता मत करो, ठीक है बच्चों। मैंने क्या बोला बच्चों कि जब ऐसी कोई भाषा लगी, ऐसे जब कोई भाषा लगेगी बच्चों, एक केस ये रहा, एक केस ये रहा, कैसे अपन इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऐसे करेंगे। फिर मैंने आपको बोला बच्चों ऐसे करने पे यदि ये LHS बराबर RHS आ गया तब तो या तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, लेकिन LHS बराबर RHS नहीं आया तब फिर केवल ये ही होगा, ओनली वन पॉइंट आर कॉमन, ठीक है बच्चों। अब ये जो नहीं मूल बिंदु हो कोई सा भी एक पॉइंट, लेकिन बनेगा ऐसा केस। बच्चों चलो अब बच्चों, अब आपने बोला मुझे LHS बराबर RHS आ गए तो ये वाला पिक करूं कि ये वाला पिक करूं, कौन सा वाला लेना है मुझे, समझा बच्चों? तो इनमें से कौन सा आएगा, उसके लिए फिर अपन किससे डील करेंगे, इससे, यानी इनमें से ये आएगा कि ये आएगा, उसके लिए अपन इससे बात करेंगे, D1 D2 और D3। अब बच्चों देखो लैम्डा से गुणा ये भी हुआ तो जाएगा लैम्डा D1 प्लस ये कितना जाएगा म्यू D2 इज इक्वल टू D3, ठीक है बच्चों। अब लैम्डा और म्यू का मान जो अपने इसमें रखा और D3 आ गया, सेटिस्फाई हो गया, तब तो ये बनेगा पक्का, तब तो पक्का ये बनेगा, समझाए बच्चों? और यदि ये D3 नहीं आया तब ये पक्का ये बनेगा, समझाए बच्चों? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये मैंने पूरी ज्योमेट्री बता दी आपको अच्छे से। इससे अच्छा आई थिंक मुश्किल ही है कोई आपको एक्सप्लेन कर पाएगा बच्चों, कोई भी नहीं कर पाएगा, गारंटी है ये बच्चों, गारंटी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है बच्चों। एक लेक्चर नहीं, कम से कम 1000 टीचरों के लेक्चर देखने पे, थोड़ा ज्यादा पैथोलॉजी हो गया, 1000 नहीं 10 तो मानो, 10 टीचरों के लेक्चर देखने पे निचोड़ निकाल के तब जाके निकलते हैं चीज, है ना? तो ये चीज समझ आ गई बच्चों। तीनों समतलों में कोई भी दो समतल समांतर ना हो, ना संपाती हो,
तब मेरे लालो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा 1 2 3, ये 3 में से कुछ बनेगा। तीनों में से मुझे निकालना है, तो मैं लालो कैसे करूंगा, पहले लैम्डा से गुणा कर दिया, म्यू से गुणा कर दिया, इन दोनों की तीसरे से के साथ सेटिस्फाई करवाया। यदि LHS बराबर RHS आया तब तो ये बनेगा या ये बनेगा, LHS बराबर RHS नहीं आया तब ये बनेगा, LHS बराबर RHS आ गया तब इनमें से ये बनेगा कि ये बनेगा। उसके लिए अपन बात करेंगे D1 D2 D3 से। D1 में लैम्डा से, D2 को म्यू से बराबर D3, लैम्डा म्यू के मान रखेंगे, यदि वो D3 के बराबर आ गया तब तो बोलेंगे कि ये बनेगा, और नहीं आया तब बोलेंगे ये बनेगा। अब आपके समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। तो ये हो गया 3 चरों के 3 रैखिक समीकरणों के ज्यामितीय कंडीशन कैसे संगत हल होंगे। देखो बच्चों, इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें क्या हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें संगत हल यानी अद्वितीय हल। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी बच्चों अच्छे से डिटेल में। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करेंगे इनके हल ज्ञात करना, कैसे अपन इनके हल ज्ञात करते हैं, समीकरण देंगे कैसे अपन हल ज्ञात करेंगे उसकी तरफ। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करो बच्चों। चलो बच्चों, ये तो अपन ने ऐसे ऐसे देख के करा। अब देखो मैं थोड़ा सा और अलग स्टाइल से करता हूं, तो इसको उतार लो, समझ लो अच्छे से। मेरे बच्चों आओ, क्या देखेंगे बच्चों कि 3 हल कैसे याद करते हैं ना। तो 3 चलो व 3 रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि, ठीक है बच्चों, हल करने की विधि। तो 3 चरों में 3 रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि। बच्चों कितनी विधि होती है, 2 विधि होती है। पहले जो विधि होगी वो होगी क्रेमर्स नियम से, क्या बोल रहा हूं मैं, क्रेमर्स रूल। ठीक है बच्चों, क्रेमर नियम इसे अपन बोलते हैं क्रेमर नियम से। सब आ जाएगा बच्चों, वो सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर जाएगी क्रेमर नियम से। जब भी अपन ने ज्यामिति बनाई ना, सब आ जाएगा इसमें कैसे कैसे क्रेमर नियम से। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं सारणिक नियम, जैसे सारणिक विधि से, क्रेमर नियम यानी सारणिक विधि से। और दूसरा जो है बच्चों वो है आव्यूह विधि से। ठीक है, तो गॉस जॉर्डन ये आपका वो वाला नहीं है गॉस फिजिक्स वाला, गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन ने बोला था, या इसे अपन बोलते हैं आव्यूह विधि से। किससे, आव्यूह विधि से, मैट्रिक्स। तो 2 मेथड है और ये दोनों मेथड आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों मेथड से अपन क्या करते हैं, रैखिक 3 चरों में 3 रैखिक समीकरण के हल को ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों पहला अपन क्या लेंगे, क्रेमर नियम से। तो पहले हेडिंग लगाएंगे अपन किससे, क्रेमर नियम से, क्रेमर नियम से। फर्स्ट हेडिंग क्रेमर नियम से। तो कैसे अपन क्रेमर नियम से तीनों रैखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे, क्या क्या बनता है। तो बच्चों आओ वापस लिखते हैं इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू b1। इसको हल करेंगे बच्चों, देखो a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू b2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू b3। ये 3 आपको क्या दे दिया बच्चों, समीकरण दे दिया है ना। 3 प्लेन दे दिए, P1 प्लेन, P2 प्लेन और P3 प्लेन। ठीक है, अब कौन सा हल का मतलब क्या था, कॉमन, क्या क्या कॉमन कैसे निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन डेल्टा लिखेंगे, डेल्टा
ये लिखेंगे बस, आप तो ये मानो कि ऐसे लिखेंगे। डेल्टा कैसे बनता है, एक्स वाई जेड के गुणांकों से निर्मित सारणी। तो बच्चों एक्स वाई जेड के गुणांकों से निर्मित सारणी तो कितना है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये निकालते हैं डेल्टा। ठीक है बच्चों, पहले अपन डेल्टा निकाल लो, ये निकाल लो बस, आपको अभी बताता हूँ क्यों निकालना है, कैसे करना है। डेल्टा निकाल लिया, अब अपन निकालेंगे डेल्टा वन। क्या निकालेंगे बच्चों, डेल्टा वन। डेल्टा वन कैसे निकालते हैं, डेल्टा वन देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, वन, क्या है यहाँ पे वन, वन वन का मतलब पहला स्तंभ, वन का मतलब पहला स्तंभ। तो पहला जो स्तंभ है ना, डेल्टा का पहला स्तंभ, उसको हटा दो, a1 a2 a3 इसको हटा दो, और उसकी जगह जो अचर है ना अपने पास d1 d2 d3 ये डाल दो। तो d1 d2 d3 डाल दिया, बाकी ऐसे कैसे लिख दो, b1 c1 b2 c2 b3 c3, ये हो गया डेल्टा। ऐसे अपन निकालेंगे डेल्टा टू। और डेल्टा के नीचे क्या लगा है बच्चों, दो, यानी दूसरा स्तंभ हटा दो, डेल्टा में दूसरा स्तंभ, डेल्टा में दूसरा स्तंभ हटा दो, b1 b2 b3 हटा दो, तो बाकी कैसे कैसे लिखो, a1 a2 a3। अब b1 b2 b3 की जगह क्या लिखोगे, t1 d2 d3 लिखो, फिर क्या हो जाएगा c1 c2 c3। ठीक है, जो ऐसे ही मुझे क्या निकालना है, डेल्टा थ्री। डेल्टा थ्री बोलो बच्चों किस पे तीन लगा है, डेल्टा में, तो इसका मतलब तीसरे स्तंभ हटा दो, उसमें क्या लिख दो, d1 d2, तीसरे स्तंभ को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दो, तो क्या जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3, और यहाँ क्या जाएगा d1 d2 d3। तो बच्चों ये डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री इस प्रकार आपको लिखना है। लिख लिया आपने, ऐसे समीकरण देगा, उसका डेल्टा आपसे बोला जाएगा बोर्ड में, तो बच्चों आपसे क्लियर बोलेगा कि दिए गए रैखिक समीकरण निकालेगा, क्रेमर नियम से हल ज्ञात करो या आव्यू नियम से, और कुछ भी नहीं बोले तो क्रेमर नियम ही लगा दो चुपचाप से। तो ये आ गया बच्चों तीनों, ठीक है। चलो अब बच्चों देखो, अब अपन को x का मान, मतलब अपन को एक कॉमन पॉइंट निकालना है बच्चों। तो देखो मान लो यदि मैंने आपसे बोला कि तीनों समतल में कैसा बन रहा हो, अद्वितीय है, केवल एक ही है, तो एक ही है तो इसका मतलब एक ही पॉइंट आएगा, और एक पॉइंट में कितने x y z के मान होते हैं, एक ही होते हैं ना, एक ही x का मान, एक ही y का मान, एक ही z का मान, तो एक ही x का मान, एक y का मान और एक z का मान आ जाएगा। कब, जब ये तीनों समतल क्या हो, अद्वितीय हो। अभी लास्ट वाली कंडीशन बताएंगे ना, अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन हो, ठीक है। अब वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चेक करेंगे, कंडीशन कैसे चेक करेंगे, तो वो तो अभी अपन कंडीशन कैसे चेक करेंगे, इस डेल्टा से। किसे चेक करेंगे बच्चों, इस डेल्टा से चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इस डेल्टा को निकालेंगे, तो देखो पहले तो अपन ये चेक कर लेते हैं क्या, एक्स वाई जेड के मान कैसे अपन निकालते हैं। तो बच्चों देखो एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए इधर देखो, मैंने क्या करा बच्चों, इस डेल्टा के सेकंड लिखे, मतलब इस डेल्टा के, डेल्टा में स्थित अवयवों के क्या लिखे, सेकंड लिखे, ठीक है। तो सेकंड लिखते हैं, डेल्टा में स्थित डेल्टा के सेकंड, सेकंड, तो बोलो डेल्टा के सेकंड क्या जाएगा बच्चों, a1 का तो जाएगा ca1 ca2 ca3, सेकंड ऐसे लिखते हैं ना। अब c पता है ना सेकंड कैसे निकालते हैं, इसका सेकंड निकालना है तो इन दोनों को गुना करो, फिर इन दोनों को गुना करो, माइनस कर दो, गुना करके अब फिर चिन्ह लगा दो। सेकंड निकालना आता है ना बच्चों, मैंने सिखा दिया आपको पहले, cv1 cv2 cv3 cc1 cc2 cc3, ये हो गया इसके सेकंड। अब बच्चों देखो अपन क्या करेंगे कि पहला, सबसे पहले ये जो समीकरण ना, इस समीकरण में अपन किससे गुणा करेंगे, ca1 से, इनसे, इसको गुणा करूंगा मैं ca1 के साथ, इसको गुणा करूंगा मैं ca2 के साथ, इसको गुणा करूंगा मैं ca3 के साथ, और गुणा करके जोड़ देता हूं। गुणा करके क्या करूं, जोड़ू। देखो बच्चों ये ट्रिक है, क्या ट्रिक है, मुझे x y z के मान निकालना है, x का मान निकालना है, y का मान निकालना है और z का मान निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, पहले स्तंभ में, मतलब ये डेल्टा का सेकंड निकाला, डेल्टा का सेकंड निकाला, और इस सेकंड के पहले स्तंभ में स्थित पहला अवयव, दूसरा अवयव और तीसरा जो सेकंड है, इनको मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। गुणा करके क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया, तीनों क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो देखो क्या बनेगा, आओ
बच्चों जब मैंने जोड़ा इनको तो देखो ये बना, देखो A1 को बना करा CA1 के साथ, तो A1 CA1 फिर प्लस A2 को बना करा CA2 के साथ, A2 CA2 प्लस A3 को बना करा CA3 के साथ, A3 CA3 और कॉमन क्या है बच्चों, x कॉमन आ गया। कितना कॉमन आ गया, x प्लस। इसी प्रकार बच्चों इसमें करेंगे B1 CA1 प्लस B2 CA2 B2 CA2 प्लस B3 CA3 और क्या कॉमन आ गया, y प्लस। इसी प्रकार बच्चों z में देखो C1 CA1 प्लस C2 CA2 नहीं CA1 होती है, किससे गुणा कर रहे हैं, अच्छा CA1 के साथ, क्या मतलब CA2 प्लस C3 CA3, ठीक है बच्चों। और क्या कॉमन आ गया, z कॉमन आ गया, इजिकल टू बोलो क्या आएगा, D1 CA1 प्लस D2 CA2 प्लस D3 CA3, ये आ गया। समझ आया बच्चों। चलो अब देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था एक सेकंड में मैंने एक प्रॉपर्टी सिखाई थी आपको कि संगत अवयव के, मतलब एक अवयव है और उसी के संगत क्या है, सेकंड है। ये अवयव है और उसी के संगत सेकंड है, ये अवयव है और उसी के संगत सेकंड है, ठीक है, एक कॉलम में। अच्छा ये कौन से कॉलम के अवयव है, दूसरे कॉलम के, और ये क्या है, सेकंड किसके, पहले कॉलम के। तो यानी क्या ये वाला ये इसी के संगत सेकंड है क्या, नहीं। क्या ये इसके संगत सेकंड है क्या, नहीं। क्या ये इसके संगत सेकंड है क्या, नहीं। और ये B1 B2 B3 किसमें है, स्तंभ में। और ये CA1 CA2 CA3 सेकंड किसमें है, स्तंभ में। और कौन से का, पहले का। और ये कौन से का, दूसरे का। तो अनमैचिंग हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा। सारणी का मान डेल्टा आ गया, समझा बच्चों। तो ये हो जाएगा डेल्टा x इजिकल टू ये 0 प्लस 0 0 हो गया। ये भी देखो बच्चों C1 C2 C3 कौन से स्तंभ के अवयव है, तीसरे स्तंभ के। और CA1 CA2 CA3 कौन से स्तंभ के सेकंड है, पहले स्तंभ के। तो मिसमैचिंग हो गया, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो बच्चों D1 D2 D3 कौन से स्तंभ के सेकंड है, कोई से भी नहीं। अच्छा रहना बच्चों ये तो, अरे अच्छा रहना, मतलब ये रहना D1 D2 D3 तो किसके आ गए, D1 D2 D3 इनमें से पहले डेल्टा 1 के पहले स्तंभ के अवयव है। और CA1 CA2 CA3 क्या है, CA1 CA2 CA3 इसके संगत सेकंड है। तो बच्चों A1 का सेकंड जो मैं निकालूंगा वो ऐसे ऐसे निकलेगा, B2 C3 माइनस B3। तो D1 का सेकंड भी बोलो बच्चों B2 C3 भी, तो इसमें सेकंड के मान में फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो A1 का सेकंड और D1 का सेकंड एक ही हुआ, A2 का सेकंड और D2 का सेकंड एक ही हुआ, A3 का सेकंड और D3 का सेकंड एक ही हुआ, क्योंकि सेकंड हमेशा इनसे निकाला जाता है। यदि इसके सेकंड निकाल रहा हूं तो जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में इसको छोड़ दूंगा ना, तो B1 C1 B2 C3 B1 C1 B2 C3 केवल इन्हीं से निकलेगा। और कहने में बच्चों तो समान, तो सेकंड भी समान है, तो इसका मतलब ये तो इसका मान क्या आएगा, डेल्टा 1। तो ये डेल्टा 1 हो गया ना, यानी ये CA1 CA2 CA3 A1 A2 A3 के भी सेकंड है और D1 D2 D3 के भी क्या है, सेकंड है। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, डेल्टा 1। नहीं आया क्या बच्चों, बच्चों नहीं आया होगा, ऊपर से क्या हुआ, डक करता हुआ बाउंस करता हुआ वुश वुश। अरे बच्चों देखो मैं क्या कर रहा हूं आपसे, वापस केवल ये में पहले डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लोगे, लिख लिया। इसमें कोई दिक्कत हो रही है, फिर मुझे निकालना है क्या, x का मान, y का मान और z का मान। x का मान, y का मान, z का मान निकालने के लिए मैंने क्या ट्रिक लगा, डेल्टा के सेकंड निकालिए कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड। ठीक है बच्चों मैं सूत्र बना रहा हूं, आपको निकालने नहीं है। अरे गुरुजी ये तो बहुत लंबा हो गया, अरे आपको सूत्र याद करने हैं, सूत्र बनाना करो, डेरिवेशन करो, मतलब सूत्र कैसे निकालते हैं, x का मान कैसे निकालेंगे, y का मान, z का मान, ये सूत्र ट्राई करो। तो क्या करना है आपको, इससे सेकंड निकालिए। अब पहला स्तंभ जो है, पहले स्तंभ के सेकंड से CA1 CA2 CA3 के साथ गुणा कर दो, कर दिया। और फिर इनको जोड़ दो, जोड़ दिया ये दो। फिर मैंने चेक करा कि A1 A2 A3 किसके है, इसके अभी, और इसी के संगत सेकंड CA1 CA2 से, तो डेल्टा का मान आ जाएगा ना, ये डेल्टा सारणी का मान आएगा, तो इसके सारणी का मान क्या है, डेल्टा, डेल्टा लिख दिया।
x कॉमन है, x ले लिया। फिर ये तो जीरो गए दोनों, बराबर करके d1 d2 d3 किसके अवयव हो गए, डेल्टा वन के, इसके पहले में, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन मुझे तो पहला वाला लेना है ना, पहला, क्योंकि पहला ही कॉलम पहला वाले से करा है, दूसरे वाले से करो, दूसरा लेना है, तीसरे वाले से करो, तीसरा आ गया बच्चों समझ में। तो बोलो d1 d2 d3 का सेकंड और a1 a2 a3 का सेकंड समान होता है, तो इसका मतलब d1 के साथ उसी का सेकंड लिखा है, d2 के साथ उसी का सेकंड है, d3 के साथ उसी का सेकंड है, तो ये किसका माना गया, डेल्टा वन का। तो क्या है बच्चों अपने पास माना गया डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा वन। तो यहां से मेरे ला लो x का मान कितना आ गया, डेल्टा वन बटे डेल्टा। ये सूत्र ड्राइव करने के लिए इतने नाम है मैंने सेकंड में। इसी प्रकार से बच्चों अपन क्या करेंगे, दूसरे वाले का लोग CV1 CV2 CV3 CV1 CV2 CV3 से गुणा करना, जोड़ना, तो अब आपके पास रहेगा डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा टू, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा टू। ठीक है बच्चों, इसको लिखना स्टार्ट कर देना बच्चों, ठीक है, वॉच करके। और इसी प्रकार बच्चों अपन क्या करेंगे, इस तीसरे वाले से साथ गुणा करेंगे और जोड़ेंगे, तो ये रहेगा डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा थ्री। यहाँ रहेगा y इक्वल टू कितना, डेल्टा टू बटे डेल्टा, और z का मान कितना रहेगा, डेल्टा थ्री बटे डेल्टा। अब आपको तो केवल ये याद रखना है, केवल आपको क्या याद रखना है, सिंपल ये सूत्र याद रखना है। कहाँ से बना ये नहीं देखना आपको, केवल ये x y z का कैसे मान निकालते हैं। तो पहले आप डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री निकाल लो, इसके आंसर निकाल लेना, सारणी का मान कैसे निकालते हैं। फिर x का मान पूछे तो x का मान कैसे निकालोगे, डेल्टा वन में भाग लगा दोगे डेल्टा का, y का मान कैसे निकालोगे, डेल्टा टू में भाग लगा दो डेल्टा का, और z का मान कैसे निकालोगे, डेल्टा थ्री का भाग लगा दोगे, डेल्टा थ्री में भाग लगा दोगे डेल्टा का। समझ आया बच्चों, तो ये चीज आपके आ गई, सूत्र बन गए। चलो अब पढ़ेंगे इसके केस। जब अपन ने विभिन्न प्रकार की ज्यामिति पढ़ी ना बच्चों, अब उसके बारे में अपन बात करेंगे कैसे मुझे डेल्टा के साथ खेलना है। अब खेलता हूं, समझ आया बच्चों। तो ये तो मैंने क्रेमर नियम से पहले आपको जो समीकरण दिया है उसको जमाना सिखाया ऐसे, फिर उसके एक्स वाई जेड के मान ऐसे सिखाया निकालना। ठीक है बच्चों, अभी तक तो ये फॉर्मूला है। अब अपन बात करेंगे स्थिति की, यानी केस, कितने कितने केस बनेंगे वो देखो। वो तो मेरे को लग रहा है आज में केवल क्रेमर नियम में होता है। ठीक है बच्चों, तो आज क्रेमर नियम करके और इसको एक लेक्चर और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। चलो बच्चों देखो, मतलब केस देखेंगे तो क्या, पहले मैंने लिख देता हूं, डेल्टा निकाला, डेल्टा वन निकाला, डेल्टा टू निकाला, डेल्टा थ्री निकाला क्रेमर नियम से। ठीक है, डेल्टा वन डेल्टा डेल्टा टू कैसे निकालते हैं, ओके। फिर रिलेशन आया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वन, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा टू, और डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है बच्चों, पहला केस, पहला केस, if डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो मतलब समझ आएगा बच्चों। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो मतलब है कि क्या बनेगा अपने पास, ना तो समांतर होगा ना संपाती होगा, और जो अभी अपने बताया था ना इधर केस बना के ऐसे मूल बिंदु वाला, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन, यानी अद्वितीय। तो जैसे मैंने लिखा इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, तब आप समझ लेना यूनिक हल। कितने हल, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय। और अद्वितीय हल का केवल एक ही केस बना था, अद्वितीय हल। ठीक है बच्चों, डेल्टा इक्वल टू जीरो का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। तो एक ही हल बनेगा, इसका मतलब ओनली वन पॉइंट, और वन पॉइंट का अपने लिखते हैं एक्स वाई जेड, लिखते ना, तो ओनली वन पॉइंट आर कॉमन, ओनली वन पॉइंट आर कॉमन। अब एक्स वाई जेड, तो वन पॉइंट लिखना है तो इसका मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान कैसे निकालोगे, डेल्टा वन बाई डेल्टा, वाई का मान कैसे निकालोगे, डेल्टा टू बाई डेल्टा, और जेड का मान कैसे निकालोगे, डेल्टा थ्री बाई डेल्टा। खत्म आंसर।
ठीक है बच्चों, पहला केस बहुत सिंपल सा केस है, ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है, आप कर सकते हो इजिली विद इन टाइम, बहुत कम समय में ये खत्म कर लो, ठीक है। लेकिन अब आओ थोड़ी सी दर्द वाली बातें करते हैं। केस टू, केस टू में मैंने लिख दिया इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब लो, लेकिन अब डेल्टा का मान 0 हो गया, जब डेल्टा का मान 0 हो जाएगा तब क्या बनेगा, तब देखो बच्चों तब बनेंगे दो केस। डेल्टा का मान 0 होगा तब दो केस बनेंगे, कौन कौन से केस। पहला केस तो कब, यदि डेल्टा का मान 0 हो गया तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, तो कम से कम डेल्टा 1 डेल्टा 2 व डेल्टा 3 में से कोई एक अशून्य हो, ठीक है बच्चों। यानी आपको डेल्टा का मान 0 हो गया और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक अशून्य हो गया, कोई भी एक अशून्य। अब देखो चेक करते हैं, देखो बच्चों ये सूत्र था, तो इस सूत्र में मैंने लिखा डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा का मान क्या है 0, तो 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1, इनमें से कम से कम कोई एक अशून्य हो, और वो कोई एक मान लो, मैंने डेल्टा 1 मान लिया डेल्टा 1 ही है, माना डेल्टा 1 इज क्या है अशून्य, यानी 2 आ गया, डेल्टा 1 का मान 2 आ गया, तो 0 इंटू एक्स कितना आएगा 0 इज इक्वल टू 2, क्या 0 2 के बराबर होता है, नहीं, तो ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंट, यानी असंगत हल। ये कैसा हल हो गया बच्चों, असंगत हल। जब डेल्टा का मान 0 हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी एक मान अशून्य हो जाए, तो जब ऐसे कंडीशन आएगी यानी असंगत हल बनेगा। और असंगत हल के कितने हल होते हैं बच्चों, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं है। चलो और अच्छी बातें करते हैं, और भी अच्छी बातें। डेल्टा का मान 0 हो गया तथा डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 बराबर 0, तीनों ही 0 हो गया, तीनों ही क्या हो गया 0 हो गया। जब तीनों ही 0 हो जाएगा तब क्या होगा बच्चों, जब केस बनेगा 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 यानी 0 बटे 0, और 0 बटे 0 कैसी रूप होती है, अनिधार्य रूप, अनिधार्य रूप यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो मुझे इसमें चेक करना पड़ेगा, जब मैं चेक करता हूं तो क्या केस बनेंगे, तो इसके भी दो केस बनेंगे, या तो अनंत हल होंगे, या कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। अब बच्चों देखो ध्यान रखना बच्चों, इस चीज को मैं आपसे बारंबार कह रहा हूँ कि जो ज्यामिति जो मैंने अभी बताई ना आपको ज्यामिति, उसको आपने एक पेपर में ले लिया होगा, लिख लिया होगा। अब बच्चों आप क्या करना कि ये कंडीशन भी लिख लेना पेपर में, ठीक है, थोड़ा आगे चल के ये लिखोगे। अब इसकी एक एक कंडीशन को उसमें ज्यामिति में देखना कि सर ने कहाँ पे क्या लिखाया, कि कोई हल नहीं आ रहा, अनंत हल आ रहा है, अद्वितीय हल आ रहा है, कोई हल विद्यमान नहीं हो रहा, तो ऐसे केस बनते चलेंगे। अब देखो इसमें कोई हल विद्यमान नहीं है, कोई हल विद्यमान नहीं है, तो इसका मतलब दो केस बनेंगे, कोई हल विद्यमान नहीं है। अभी बच्चों तो ये चीज बहुत अच्छी चीज है बच्चों, देखो अब अनंत हल होंगे और कोई हल नहीं होंगे। अब अनंत हल कब होंगे, अनंत हल कब होंगे, ऐसा वाला केस होगा, और तब ऐसे वाले केस में अनंत हल होंगे। ज्यामिति से बताओ कैसे क्या, तो ज्यामिति से अनंत हल कब कब होंगे, अनंत हल जब होंगे जब तीनों ही प्लेन क्या हो, समपाती हो, पहला केस। अनंत हल कब होंगे, अनंत हल होंगे जब तीनों केस समपाती हो, पहला केस। दूसरा केस अनंत हल कब होंगे, जब दो समांतर हो, दो समतल क्या हो आपस में समांतर हो। दो समतल आपस में समांतर हो, और तीसरा को कट कर दो, नहीं सॉरी, अनंत हल कब होंगे, देखो अनंत हल एक तो जब होंगे जब तीनों ही समपाती हो,
दूसरा केस कब होगा, अनंत हल कब होंगे, जब दो संपाती हो, कोई दो संपाती हो, ठीक है, ये संपाती है, कोई दो समतल संपाती हो और तीसरा इसको कट करे, तीसरा इसको कट करे, तो ये जो लाइन पे कट करे ना, तो कितने आ रहे हैं इसके, अनंत हल। ठीक है, तीसरा केस बोला अनंत हल कब होंगे, तीसरा केस अनंत हल के बोलो बच्चों, जब तीनों प्लेन क्या हो, तीनों प्लेन एक लाइन से गुजरे। अभी बताया था बच्चों मैंने, पहला प्लेन, दूसरा प्लेन और तीसरा रहेगा। ये लाइन, ठीक है बच्चों। तो अनंत हल इसके भी होंगे, पहला प्लेन, दूसरा प्लेन और तीसरा प्लेन, ये तीन प्लेन। ठीक है बच्चों, देखो अब जब मैंने ये आपसे लिख दिया पहला केस, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, जैसे ही डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, अद्वितीय हल बनेगा, एक ही केस बनेगा। और इसकी ज्योमेट्री बोलो कैसे बनेगी, इसकी ज्योमेट्री बनेगी ऐसे, 1 2 और 3। तो केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो कॉमन होगा। ठीक है, फिर केस नंबर 2, जब डेल्टा का मान 0 जाएगा, डेल्टा मान 0 जाएगा, तो अब कम से कम यदि तीनों में से कोई भी एक ऐसा नहीं है, तब तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये तो बात ही गलत है, ये तो गणित में हो ही नहीं सकता 0 बराबर 0। लेकिन जब ऐसा केस होगा तो 0 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। इंडिटरमिनेट फॉर्म में क्या होता है, प्राण बचते भी है और नहीं भी बचते, तो इसका मतलब अनंत हल होंगे और कोई हल नहीं होंगे। तो अनंत हल होंगे तो वो कब होंगे, जब तीनों संपाती हो, तीनों में से दो संपाती हो, एक क्या हो उसके कट कर रहा हो, या तीनों में से ऐसा केस बने। तो ये तीनों चारों केस सब बता दिए मैंने आपको कैसे कैसे कंडीशन बनेगी। ठीक है बच्चों, अब कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा जब क्या, कब नहीं होगा, जब तीनों पैरेलल, 1 2 और तीनों ही क्या हो, पैरेलल हो। तो तीनों ही पैरेलल होंगे तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। बच्चों देखो ये ज्यामिति बने, इसकी क्या ज्यामिति बनेगी नहीं। अब कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे इसकी भी ज्यामिति बनाओ, अरे इसकी क्या ज्यामिति बनेगी, ये तो गणित असेटिस्फाई कर रहा है, तो ज्यामिति बनेगी नहीं इसकी। इसमें हो सकता है कोई हल विद्यमान नहीं होगा, तो पहला केस ये हो जाएगा, तो तीनों पैरेलल हो। अच्छा दूसरा केस कौन सा होगा, दूसरा केस अभी बताया था मैंने, ये वाला, यानी इनमें से ये दो समतल है, एक समतल ये रहा और एक ये लाइन इससे दूसरा ये रहा, ठीक है, और ये लाइन पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना बच्चों, समझ में आया। और तीसरा समतल क्या होगा, इसके इस लाइन के समांतर, ऐसे ऐसे। तो क्या इसमें कोई सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं, तो नो सॉल्यूशन। अब बच्चों ये इससे ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो ये अपना केस हो गया। अब इसको आप अच्छे से लिखो। ठीक है बच्चों, तो अपने केस बनाए जब डेल्टा का मान 0 नहीं होगा, डेल्टा का मान 0 नहीं होगा तब क्या होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल, इसकी ज्यामिति ऐसी बनेगी। इसका मतलब इसमें एक पॉइंट कॉमन आएगा, एक पॉइंट कॉमन आएगा तो 1 पॉइंट x, y, z, जब तीनों ही निकालूंगा तब आंसर लिखेंगे ना इसका। तो x का मान कैसे निकालते हैं, ऐसे, y का मान, z का मान। फिर जब डेल्टा का मान 0 हो जाएगा तब उसमें से देखेंगे यदि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक अशून्य है, तब तो वो बात ही गलत हो गई, तब तो वो इनकंसिस्टेंस हल हो जाएगा, असंगत है, सब हल ही नहीं, खत्म कहानी। लेकिन जब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों का मान 0 हो गया, तब इसमें से अनंत हल भी हो सकते हैं और कोई भी हल नहीं होगा। अनंत हल कब होंगे, जब तीनों केस बनेंगे ऐसा, या तो तीनों संपाती हो, या दो संपाती हो, एक उससे कट कर रहा हो, या तीसरा पॉइंट ऐसा। कोई हल नहीं होंगे, तो कोई हल नहीं होंगे, कब नहीं होंगे, जब तीनों पैरेलल हो, या फिर दूसरा केस तीनों में कोई दो कट कर रहे हो और तीसरा उसके कटिंग यानी लाइन के समांतर हो। तो ये तीन अपने केस बन गए ऐसे। आगे बच्चों, तो अब इसके अपन को क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। तो उससे पहले समय देखते हैं कितना हो गया, 1 घंटे 25 मिनट। तो एक क्वेश्चन अपन कर ही लेते हैं बच्चों अच्छा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
अच्छा सा। तो बच्चों ये तो था क्रेमर नियम से ना, और आपके जो बुक में है तो बहुत सिंपल सा है, बस ये पहला केस को लेके इतनी कहीं रामायण है ही नहीं उसमें ना बच्चों। ये तो जब भी तो क्वेश्चन आता है बच्चों, मैंने बोला ना किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा तो वो इसलिए मिलता है। ठीक है बच्चों, अब ये तभी तो मैंने आव्यू भी नहीं लगाया, अभी आव्यू लगाएंगे तब देखना और भी खतरनाक क्वेश्चन बनेगा। बच्चों एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्वेश्चन आपको बोला है सोल्व, और दे रखा है x प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर 6, x प्लस के 2y प्लस के 3z इक्वल टू 14, और x प्लस के 4y प्लस के 7z इक्वल टू 30। ये आपको क्वेश्चन दे दिया और आपसे बोला हल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो उसके हल। बच्चों देखो जब अनंत हल होते हैं ना, अनंत हल होते हैं उसमें भी अपन को हल निकालना पड़ता है लैम्बडा के रूप में, यानी उसमें जो हल आएगा ना अनंत हल, तो अनंत हल में कोई भी एक अपन को क्या लेना पड़ेगा, अचर लेना पड़ेगा। चलो वो दिक्कत नहीं, अभी मैंने आपको वो नहीं सिखाया, पहले पर ये चेक करते हैं कि ये कैसा है। तो बच्चों इसको चेक करने के लिए पहले डेल्टा निकालो। डेल्टा बोलो कैसे निकालोगे, 1 1 1 1 2 4 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन सजनों का सजन कहा। तो ये डेल्टा, अब डेल्टा मान निकालो देखो कैसे, 1 और 7 दूनी का 14 माइनस के 4 के 12। ठीक है बच्चों, फिर माइनस के लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 7 माइनस 3, फिर प्लस के 1 4 माइनस 2। दो कितना आंसर आ रहा है, 14 में से 12 गए तो 2, 7 में से 3 गए तो 4, 4 से 2 गए तो 2, तो 2 2 2। ओ माय नो, OMG, अरे ये तो डेल्टा का मान 0 आ गया। अरे अब क्या करें, अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालो, डेल्टा 1 निकालो। डेल्टा 1 कैसे निकालोगे, पहली लाइन को रिप्लेस कर दो 6 14 30 से, 6 14 30 से रिप्लेस कर दिया, बाकी ऐसे 1 2 4 1 3 7 लिख दिया बच्चों। चलो आओ बच्चों तुम्हें सिखाते हैं डेल्टा 1 निकालना। तो बोलो 7 दूनी का 14 माइनस के 12, यही होगा बच्चों। अब देखो बच्चों इसके साथ इसके सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 1 2 1 1 2 3 4 7 1 1 2 3 4 7 सेकंड सेम है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक कोई नहीं, अपन निकाल लेते हैं क्या है इसमें। फिर -1 लिखो। अब बोलो 14 70, अब बोलो बच्चों 98, 74 98 बोलो जो 7 चौक 28 8 2 9 माइनस 30 3 90। तो ये लगोगे प्लस के 1, ठीक है। 14 चौक 56 माइनस 30 दूनी का 7। चलो आओ बच्चों कितना हुआ है, 14 में से 2 तो 6 दूनी 12, 98 में से 90 गए तो 8 माइनस के 8 जाएगा, 1 से बना नहीं ना माइनस 1 से, 56 7 तो माइनस के 4। और वो डटो वो डेल्टा 1 भी 0 हो गया। और इसका मतलब अब यदि डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी एक 0 नहीं हुआ तब तो ऐसा ना हो जाएगा ना। डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 2 कैसे निकालोगे, 1 1 ऐसे कैसे निकालो, इसको रिप्लेस कर दो तो कितना जाएगा 6 14 30 ना, फिर 1 3 7 ऐसे कैसे बोलो निकालो तो 1 बोलो 74 98 माइनस 30 के 90, फिर बोलो माइनस के 6 7 माइनस के 3 प्लस के 1 30 माइनस के 14। अब बोलो बच्चों 98 से 90 गए तो 8, 7 में से 3 गए तो 4, 6 चौक 24 माइनस के 24 और 30 में से 14 गए तो कितना बचेगा 16 प्लस के, और और बच्चों ये भी 0 हो गया और डेल्टा 2 का मान भी 0 हो गया। अब डेल्टा 3 का मान मैं चाह रहा हूं कि डेल्टा 3 का मान क्या नहीं हो 0 नहीं, डेल्टा 3 का मान भी 0 हो गया। तब फिर इधर तो इधर डेल्टा बराबर 0 डेल्टा 1 एक कोई भी एक ऐसा नहीं हो
S शून्य होगा तो कोई हल नहीं होगा। अब लेकिन जब तीनों ही जीरो जाएंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये तीनों जीरो जाएंगे, तब क्या होगा, तब अनंत हल भी हो सकते हैं और कोई हल भी नहीं हो सकता। फिर अपन को चेक करना पड़ेगा। चलो पहले ये भी निकालो। कैसे 1 1 1 तीसरे में तीसरे स्तंभ को रिप्लेस करेंगे 1 2 4 और 6 14 30। चलो आओ बच्चों करो इसको भी। तो देखो बच्चों 1 0 लिख देते हो सीधे, मुझे मालूम है 0 आएगा, ठीक है, तो ये 0 है। अब बच्चों अपन ने क्या चेक करा कि इसको देख के मैंने ये देख लिया डेल्टा का मान 0 है ना, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 का मान भी 0। ये मैंने बच्चों इसमें कंडीशन देख ली। तो चेक करेंगे बच्चों इसको, नहीं कर लेना बच्चों, 0 याद है कर सकते ना। चलो अब बच्चों देखो, अब अपने अग्नि परीक्षा स्टार्ट होती है। अब कौन सी अग्नि परीक्षा स्टार्ट होती है ये देखो बच्चों, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना कर रहा हूँ, इतना अपन करते नहीं है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब से पूछता है फाउंडेशन में, चलो कोई नहीं अपन पूरी डिटेल में देते हैं ना। देखो अब बच्चों देखो ये आ गई अपने पास कंडीशन, इसका मतलब अब या तो अनंत हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। अनंत हल का पहला केस उठा के देखो, पहला केस क्या है, अनंत हल का पहला केस, पहला केस ये लालो बताओ, पहला केस है कि तीनों में से कोई दो संपाती, तीनों में से कोई दो संपाती हो, ठीक है, चेक करो, चेक करो तीनों में से कोई दो संपाती, क्या दो संपाती कैसे चेक करेंगे कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 D1 बटे D2 ये होगा तो संपाती होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं किसके लिए चेक करूं, अनंत हल के लिए, फिर कोई हल नहीं होगा उसके लिए भी चेक करूंगा, पहले अनंत हल की कंडीशन चेक करता हूं। तो अनंत हल की तीनों ज्यामिति बनाई थी मैंने, पहले ज्यामिति क्या बनाई थी, जब दो संपाती हो तीसरा कट करे, दूसरी क्या बनाई, तीनों संपाती हो, ठीक है, तीसरी क्या बनाई कि तीनों प्लेन एक रेखा पे कट करे, ऐसे बनाएंगे ना बच्चों। चलो तो पहला मैं संपाती देखूंगा। अच्छा बच्चा दो ही संपाती नहीं होंगे तो तीनों संपाती हो ही नहीं सकते, तो ये कंडीशन देखो, इसका गुणांक देखो A1 बटे A1 इनका गुणांक 1 आ रहा है, इनका गुणांक 1, तो ये वाला गुणांक तो 1 आ रहा है। इसमें देखो इन दोनों का गुणांक 1/2 आ रहा है, इन दोनों का गुणांक 1/2 आ रहा है, इन दोनों का गुणांक, तो क्या ये बराबर है क्या इसके, नहीं बच्चों, तो ये तीनों ही केस बराबर नहीं है। वापिस सुन लो, देखो मैं इन दोनों को चेक करता हूँ, इन दोनों को चेक करूंगा कितना है, 1/1 बराबर 1/2 बराबर है नहीं, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसे में इन दोनों को चेक करूं, इन दोनों को चेक करूं, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये संपाती नहीं है, इनमें से कोई भी संपाती नहीं है, तो इसका मतलब पहला केस इनवैलिड हो गया। दूसरा केस क्या था, जब तीनों ही संपाती हो, अरे मेरे लालो जब दो ही संपाती नहीं है तो तीसरा संपाती कैसे होगा, खत्म हमारी। अब तीसरा केस क्या बचा, तीसरा केस बचा, अरे बच्चों तीसरा केस तो एक ही बात। अच्छा बच्चों 3 केस खत्म, चलो ऐसे में कोई हल नहीं है, उसका भी देख लेता हूं एक बार, इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, कोई हल नहीं है। जब ये कंडीशन होती है इसमें दो होते हैं अनंत हल और कोई हल नहीं। अनंत हल के 3 केस होते हैं, पहला जब दो संपाती हो, तीसरा प्रतिशत करे, दो संपाती क्या है नहीं, तो दो संपाती नहीं है तो तीसरा 3 संपाती कहां से होंगे, तो इसमें 2 केस तो इनवैलिड हो गए, बचा तीसरा केस, वो तीसरा ये चेक करेंगे। चलो उससे पहले अब दूसरा केस क्या होता है इसका, ये वाली कंडीशन से कोई हल नहीं, वो भी हो सकता है, अब कोई हल नहीं उसका कौन सा, पहला केस क्या होता है, जब तीनों समांतर हो, तो तीनों क्या पहला हो। अच्छा पहले वाली कंडीशन होती है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। अरे यही बराबर नहीं है तो कहां से बराबर होगा, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब इसका दूसरा केस कौन सा है, जब दोनों समतल ऐसे कट करें और तीसरा समतल इस लाइन के समांतर हो, ऐसे ये वाली लाइन उठा के इसमें ऐसे कैसे है ना बच्चों, एक केस तो इसका है। अच्छा ये वाला केस चेक करना है, और इसमें जब अनंत हल होंगे तो क्या हो जाएगा कि अनंत हल में क्या कि ये ऐसे
यानी तीनों ही एक लाइन से क्या करें, तीनों समतल एक लाइन से पास करें। ये केस बनेंगे, या तो ये वाला केस बनेगा या समझ आए बच्चों। तो ये फेल, ये फेल, ये फेल, तो अनंत हल बनेंगे जब ये केस होगा, कोई हल नहीं होगा यदि ये केस होगा। अब मेरे अब चेक करना है मुझे, क्या ये होगा कि या ये होगा। उसके लिए बोलो क्या करते हैं अपन, लैम्डा और म्यू का आह्वान करेंगे, लैम्डा को गुना करेंगे एक के साथ। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको लैम्डा के गुना करेंगे तो लैम्डा जाएगा, इसको म्यू के साथ गुना करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू कितना है 1। फिर बच्चों इसको लैम्डा के साथ गुना करेंगे तो लैम्डा, इसको लैम्डा के साथ म्यू के साथ गुना करेंगे तो 2 म्यू और 1 ना बराबर 4। अब इससे लैम्डा म्यू के मान निकालो, तो लैम्डा तो घटा दो माइनस माइनस माइनस, तो 0 माइनस के म्यू हो जाएगा, 1 म्यू में से 2 म्यू गए तो माइनस म्यू बराबर 1 में से 4 गए तो -3, माइनस से माइनस, तो म्यू का मान कितना है 3। तो यहाँ से म्यू का मान आ गया 3। अच्छा लैम्डा का मान निकालना है, तो लैम्डा का मान कितना जाएगा बच्चों -2। ठीक है बच्चों। अब मुझे एलएचएस बराबर एलएचएस सेटिस्फाई करवाना है, कौन से, इसमें रखो, तो लैम्डा प्लस के 3 म्यू है ना, लैम्डा प्लस के 3 म्यू बराबर 7। इसमें रखो लैम्डा का मान -2, तो -2 प्लस के 3 म्यू का मान कितना है 3, तो -2 प्लस 3 के 9, 9 में तो गए तो 7। और हाँ 7 बराबर 7। और एलएचएस बराबर क्या आ गया एलएचएस। यदि एलएचएस बराबर एलएचएस नहीं आता तो फिर ये कोई केस ही नहीं होता, तब तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाता। अद्वितीय हल। बच्चों खूबसूरती देखो, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है बच्चों। आपको कई बच्चों को देखो, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, जो बच्चे पहली बार, अच्छा जो बच्चे 12 पढ़ चुके हैं, 3D वेक्टर सब पढ़ चुके हैं, उनको तो अभी अच्छा लग रहा होगा। अरे उनमें से तो 1-2 बच्चे सोच रहे होंगे अरे ये क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा बच्चों, ये मैथ हो रही है। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इसको, वो ये डर रहे होंगे खतरनाक, ये क्या बच्चों, इतना भयानक नहीं है ये जितना आप सोच लो। इस लेक्चर को अब, क्योंकि ये जो डायलॉग मैं मार रहा हूं वो अब आपको लास्ट में मिलेगा, तो हो सकता है कई बच्चे तो बीच में प्लान कर गया हो। जो बच्चे अंतिम सांस तक तब डटकर खड़ा है और लास्ट तक मेरे यहां तक पहुंचा ना, उससे मैं निवेदन करूंगा बच्चों एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करो, इस वीडियो को वापस से देखो, कम से कम 2 बार देखना बच्चों इस वीडियो को। मैं अपनी मिनट बढ़ाने की नहीं कह रहा, मैं आपको इस टॉपिक को अच्छे से नॉलेज के लिए कह रहा हूं बच्चों। इस वीडियो को आप वापस से देखना, तब आपको और भी अच्छे समझ में आएगा, और भी अच्छे से निकल के आएगा। तो बच्चों देखो ये केस हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, ठीक है। अब एलएचएस बराबर आरएचएस का मतलब ये होता है या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब उसके लिए ये बनेगा ये बनेगा, उसके लिए मुझे डी चेक करना है, तो डी चेक करो। अब डी के लिए बोलो क्या आएगा 6 लैम्डा प्लस के 14 म्यू, इसको लैम्डा से गुणा किया था ना, इसको म्यू से करो, तो वो बराबर किसका आएगा 30 के, तो बराबर किसका आना चाहिए 30 के। लैम्डा की वैल्यू कितनी है -2 प्लस के 14 म्यू की वैल्यू कितनी है 3, माइनस के 12 प्लस 42 42 12 तो 30, और ये तो बराबर आएगा 30 के 30। इसका मतलब कौन सा केस है बच्चों, ये वाला केस। तो यानी इस वाले क्वेश्चन का कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। कैसा, ये तीनों समतल कैसे होंगे, ऐसे समतल। चेक कर लो बच्चों, इसमें क्या होगा, कोई भी तीसरे समतल की इक्वेशन क्या होगी, लैम्डा p1 प्लस म्यू p2 इज इक्वल टू 0 होगा। लैम्डा और म्यू का मान निकाल लिया, रख के चेक कर लो, इसमें लैम्डा मान इसमें म्यू का मान रख के चेक कर लो, तीसरे समीकरण 0 बराबर 0। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, आ गए मैं डालो समझ में। चलो अब बच्चों ये तो बात हो गई, ये तो पहचाना बच्चों, ये तो अपन ने पहचाना है कि इस वाले समीकरण में कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। कौन से केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा। आंसर तो बताओ क्या बताओ आंसर। तो बच्चों जब भी अनंत हल हो तो उसके आंसर कैसे निकालेंगे, तो उसके आंसर, अच्छा कोई हल नहीं हो तो उसके आंसर कैसे निकालेंगे, कैसे भी मत निकालो, कोई भी हल नहीं है तो कहां से आंसर निकालोगे। अच्छा अनंत हल हो तब आंसर कैसे निकालना है, अब वो चेक करो। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में सारे वाले दिखा दिया। टेम्परेरी वाला नहीं कराया मैंने, बुक वाला वो नहीं कराया बच्चों, वो तो सिंपल सा है, वो तो आप कर ही लेना, उसमें क्या देते हैं। और हालांकि अपन कल भी वापस आएंगे लेक्चर लेके, तो उसमें और अच्छे से। अब मुझे इस अनंत हल के आंसर निकालना है, तो आंसर निकालो इसके कैसे आंसर है। तो अनंत हल के जब भी आंसर आपसे अनंत हल आए तो उसका आंसर कैसे लोगे आप, जब भी अनंत हल आए तो आप एक माना, ये तो आया ही नहीं मुझे ना, माना किसी को भी टी मान लो, तो माना जेड बराबर क्या मान लो, तो जेड को टी मान ले तो क्या बनेगा, यहाँ से
x प्लस के y प्लस के t इक्वल टू 6 और ये क्या बनेगा x प्लस के 2y प्लस के 3t इक्वल टू 14। घटा दो बच्चों तो ये 0 जाएगा, y में से 2y घटाएंगे, माइनस 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 करो ना, y में से 2y घटाएंगे तो माइनस के y, t में से माइनस 3t घटाएंगे तो माइनस के 2t और 6 में से माइनस 14 घटाएंगे तो माइनस के 8। तो बच्चों यहाँ से y 0 कितना जाएगा 8 माइनस के 2t। तो y की z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें माइनस दो तो x प्लस y की वैल्यू दो 8 माइनस के 2t प्लस के t, 8 माइनस 2t प्लस t इक्वल टू 6। तो कितना आ गया x प्लस के 8 माइनस के t इक्वल टू 6 और x इक्वल टू इधर से जाएगा 8 में 6 तो t माइनस के 2। तो आंसर क्या आया बच्चों अपने पास t माइनस के 2, 8 माइनस के 2t और t। तो ये अपने आंसर है। अब बच्चों आप बोलोगे मुझे t क्यों आया, क्योंकि ऐसे कितने आंसर आ रहे हैं बच्चों। अब आप देख लो ना ये कि ये क्या है फैमिली ऑफ कर्व हो गया, मतलब फैमिली ऑफ प्लेन हो गया। फैमिली ऑफ प्लेन हमेशा बच्चों ऐसे ही आता है आपके पास एक t अचर। बच्चों देखो याद करो मैंने आपको सर्किल सिखाया था, फैमिली ऑफ सर्किल। वृत्तों का निकाय बताया था बच्चों, मैंने अभी बताया लॉकडाउन में। वृत्तों के निकाय में बच्चों मैंने आपसे बोला था कि दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले अलग अलग फैमिली ऑफ वक्र आए थे, मतलब वृत्त अलग अलग प्रकार के आए थे। और फिर उसमें मैंने आपसे बोला था कि इसमें एक अचर आता है, एक क्या आता है अचर जो लैम्बडा होता है। बच्चों समझ आया ना, x1 प्लस लैम्बडा x2, तो लैम्बडा होता है ना अननोन, तो वही अननोन यहाँ क्या है t। यानी ये t क्या चिल्ला चिल्ला के बता रहा है दुनिया वालों को कि ये तीनों प्लेन ऐसे कट कर रहे हैं, एक ही लाइन से होकर गुजर रहे हैं। ठीक है, मान बदलते चलो, ऐसे बहुत सारे वृत्त, ऐसे बहुत सारे प्लेन आते चलेंगे। बच्चों देखो ये जो मैं आपको बताऊं, ऐसे देखो ये आपके पास क्या है समतल है, ठीक है, ये दो समतल है, ऐसे पकड़ ली मैंने। अब ये एक लाइन किसी ऐसे देखो, इस लाइन से कितने 1 2 3 ऐसे कितने सारे समतल गुजर रहे हैं अनंत, वो सारे अनंत समतल ऐसे होंगे। अगले में बच्चों तो ये आपका हो गया आज का सेशन खत्म। अब करेंगे मैट्रिक्स से। तो बच्चों हैव ए गुड डे, इसको अगेन एंड अगेन देखना बच्चों।